जो कानून है, ये जो इनका एक जो सामंजस्य है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो पर्यावरण की जो समस्याएं हम देखते हैं और उसको जो उसके निदान का के लिए जो कुछ कानून हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं, कुछ भारत में संवैधानिक विषय हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, संवैधानिक कर्तव्य हैं, और कुछ हमारी भारतीय दंड संहिता है। उसके द्वारा कुछ चीजें हैं ऐसी हैं कि जिसमें जो कानून है उनके द्वारा कैसे उसका अनुपालन होना है। सबसे पहले समझते हैं कि ये पर्यावरण क्या है। जो पर्यावरण है ये एक जीवन जीने का सबसे अहम तत्व है, किंतु वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये पर्यावरण ही एक बड़ी समस्या बन के निकल के आया है। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति विश्व सागर में एक बड़ी ही विशिष्ट आवरण है, ये आकृति के रूप में है, जिसमें एक प्राकृतिक सुंदरता है, विभिन्नता है, इसमें विषमता है। ये यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। हमें अपने चारों तरफ के विहंगम जितने भी दृश्य हैं विभिन्नताओं से परिपूर्ण हैं। दृश्यों में जो भी ये प्राकृतिक चीजें हम देखते हैं ये सब मिला के एक प्रकृति बनती है। यही हमारा इन्वायरमेंट है, इसी का हमें संरक्षण करना है, इसी को हमें देखना है। और हम देखते हैं जो प्रकृति के ऊपर जितना भी विशिष्ट आवरण है, क्योंकि जो धरती है हमारी, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, ये अपने आप में एक विशिष्ट है कि अभी तक जितनी भी चीजें हमको ज्ञात है उसमें सिर्फ इस प्रकृति के ऊपर ही जीवन है। ये इसमें कृत्रिमता का कोई समावेश नहीं है। भूमंडल में जितने भी फैले हुए पठार हैं, मैदान हैं, रेगिस्तान है, चट्टान है, हिमाच्छादित पर्वत है, नदी है, नाले हैं, झील है, जंगल है, ये सब पूरा एक साम्राज्य है। यानी कि हम कहें कि ये पूरी प्रकृति जो है वो हमारे हाथों में समाई हुई है, हमारे मुट्ठी में समाई हुई है। मुट्ठी में समाई होने का सेंस जो है, यहाँ पर जो भी बातचीत है वो ये है कि हम चाहें तो इसको आबाद कर लें, हम चाहें तो इसको बर्बाद कर लें। प्रकृति की जितनी भी हम देख रहे हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें पेड़ दिए हैं, हमें जल दिया है, हमें सब कुछ दिया है उन्होंने। प्रकृति चाहती है कि इसका आवश्यकता अनुसार हम प्रकृति के जितने भी संसाधन है उसको दोहन करें, उसका उपभोग करें, उसका अधिकार भी हम प्राप्त करें। किंतु साथ साथ हमारे मनुष्य का ये कर्तव्य भी है कि वह दोहन के साथ साथ जो संसाधन जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी भरपाई के लिए भी निरंतर प्रयास करता रहे। किंतु समय के साथ साथ हमने देखा है कि ऐसा नहीं हुआ। जो प्राकृतिक जीव हैं उन पे असर पड़ा, बहुत से जीव जो हैं वो विलुप्त हो गए। और अगर हम देखें तो इसमें मानवाधिकार की भी बहुत बातें हुई, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवाधिकार की चर्चाएं हुई, लेकिन मानवाधिकार के बावजूद भी प्राकृतिक जो संसाधन है वो खत्म होते चले गए। ये विषय बड़े महत्वपूर्ण है कि जैसे विश्व युद्ध के बाद हम देखें तो पहली दुनिया दूसरी दुनिया के देशों की बीच में आर्थिक स्थिति उनकी इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनके लिए अपने आप को सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो गया। तब उन्होंने ह्यूमन राइट के ऊपर किया, उस पर काम शुरू किया, फिर प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। फिर गरीब देशों में वो गए जहां पर कि पहाड़ थे, जंगल थे, वो थे, जनता में गरीबी थी, लेकिन प्राकृतिक रूप से वहां पर संसाधन बहुत रिच थे, बहुत वो बिल्कुल भरपूर था उसके अंदर। कहीं पर मैग्नीज है, कहीं पर कैल्शियम है, कहीं पर आपको तेल मिलेगा या कुछ मिलेगा। तो ये पूरे विश्व में जो है ये सब चीजें थी, इनके दोहन के लिए फिर बना। जब इनका दोहन शुरू हुआ तो फिर उसके लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून बने, अलग इसमें कन्वेंशन, इस पे हम अभी आगे जाके हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि इन संसाधनों के दोहन का हमें नुकसान क्या हुआ, सबसे पहले अगर देखें संसाधनों के दोहन के द्वारा, जब कहीं पर देखा अगर हमने कि किसी क्षेत्र में अगर किसी पहाड़ में बॉक्साइट है या कोई और तत्व है, तो वहां पर उसकी खदानों के लिए, उसकी मेटलर्जी के लिए वहां पर फैक्ट्रियां लगी, तो उसके बाद वहां पर लोग जाके रहने लगे। जब लोग पहुंचे तो लोगों ने संसाधनों का दोहन किया, उन पहाड़ों को काट दिया, उन मैदानों को काट दिया, वहां घर बना लिए, वहां लोग रहने लगे। अगर हम बड़े शहरों के पास देखें तो पहले वहां जहां पर आबादी बहुत कम हुआ करती थी, वहां पर अचानक से आबादी बहुत बढ़ गई। इसका जो एक नुकसान ये हुआ कि जनसंख्या विस्फोट हुआ, शहरीकरण हुआ। जब हम जल ज्यादा लोग रहे तो वहां पर जल हमने जमीन से काफी निकाल के उसका दोहन किया, लेकिन उतना रिफिल नहीं किया, तो जल प्रदूषण फैला चारों तरफ। जब हमारे पास मशीनीकरण हुआ और नए नए वाहनों का इस्तेमाल हुआ तो धुआं फैला, शोरगुल हुआ, रसायनों का इस्तेमाल हुआ, और विज्ञान और तकनीक का जितना भी अप्रत्याशित रूप से हमने इसका जो भी इसका अपने प्रभाव देखा है, उसका अगर हमने फायदा उठाया तो उसका हमने नुकसान भी उठाया है। और तो जो हमने फायदा लिया है उसके द्वारा तो मानवता को का विकास करने में मदद की, लेकिन जो उसका नुकसान उठाया उसको बैलेंस करने के लिए, उसको समझने के लिए और उस चीजों को, जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत से कानूनों का निर्माण किया गया। कुछ राष्ट्रीय कानून है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है। देखिए जब पूरे ये जो लोग हैं, इस तरह से पूरे उसमें लोग हैं, अब उन लोगों को कानूनों के दायरे में लाया गया ताकि वो लोग इस चीज को समझें कि कानून किस तरह से काम करते हैं। अगर अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून पे अब हम चर्चा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रदूषण और पर्यावरण जो हास की समस्याएं हैं, इस पर बहुत ज्यादा चिंतन मनन नहीं किया।
और जो भी पर्यावरण की चीजें थी वो सब चीजें एक तरह से पीछे ही चली गई थी। संसाधनों की लूट महत्वपूर्ण थी शुरू प्रारंभ में, लेकिन उस पर चर्चा उस पर कम की गई थी। बाद में धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ी तो फिर किसी राज्य के कार्यकलापों की एक सीमा तय हुई कि अन्य राज्यों के क्षेत्र में किस प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, कोई किसी के जो राइट्स है उसको ओवरलैप ना करे। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य तय किया गया कि वह अपने राज्य क्षेत्र में एक ऐसा कोई भी कार्य ना करे जिससे उस क्षेत्र के बाहर पर्यावरण संबंधी नुकसान या हानि की समस्या पैदा हो। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें रोल आ गया, क्योंकि जब एक समय ऐसा आ गया था 50 और 60 के दशक के आसपास, जब पर्यावरण की समस्याएं काफी उभर के आने लगी थी और लोग महसूस करने लगे थे कि पर्यावरण की समस्याएं आ रही हैं। तो इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के आरंभिक दशकों में देखें तो पर्यावरण की चिंताएं जो कम थी, फिर 1960 के दशक के बाद में वो आगे बढ़ी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि समुद्री प्रदूषण, फिर विशेषकर तेल के बहाव में बिखराव होने लगा। तेल समुद्र में फैल जाता था, उससे जीव जंतु मर जाते थे, उस पे लेके काम शुरू हुआ। वो समझौते भी हुए, राष्ट्रीय स्तर पे हुए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुए, लेकिन वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के क्षय के बढ़ते प्रवाह के कारण 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी पारिस्थितिक एवं मनुष्य समाज पर विकास के प्रभाव पर उत्तरोत्तर चिंता व्यक्त की। यानी कि 1970 का दशक वो है जिसमें पर्यावरण के ऊपर चीजें हुई और उसमें काफी कुछ काम किया गया। और भारत में चूंकि संविधान 1950 के आसपास बन गया था, तो उसमें भारत के जो फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उसके माध्यम से बहुत सी चीजें पर्यावरण संरक्षण की भारत में चल रही थी। लेकिन उसके पहले अगर हम लोग अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही वापस आते हैं, तो आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय क्षय के बीच संबंध था, जो सर्वप्रथम सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के जो मुख्य एजेंडा था उसमें उसको शामिल किया गया था। सम्मेलन के पश्चात सरकारों ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्रेस को स्थापित किया, जो एक प्रमुख वैश्विक पर्यावरण एजेंसी के रूप में आज भी कार्य कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कार्य था जो 1972 के आसपास हुआ। इसके बाद सन 1973 के समय में संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिमी अफ्रीका में मरुस्थलीकरण विस्तार को घटाने के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सुडानो सहेलियन ऑफिस यूएनएसओ की स्थापना की। उसके बाद राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन एवं निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरण की जो चिंताएं थी उनको सम्मिलित करने का कार्य चलता रहा, लेकिन ये कार्य बड़ी धीमी गति से हो रहा था। जब 1980 का दशक आया तो पर्यावरण की समस्याएं काफी सतह पे आने लगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों में चिंताएं भी बढ़ने लगी। फिर 1980 का जो दशक था वो पर्यावरण विषयों पर समस्त राज्यों के मत वार्ताओं का दौर माना जाता है। उसमें काफी राज्यों में वार्ता, या राज्यों से का मतलब देशों से है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को राज्य ही कहा जाता है। फिर वहां पर ओजोन परत पे बातचीत शुरू हुई। इनमें ओजोन परत को सुरक्षित रखने एवं विषैले उत्सर्जन की गति को नियंत्रित करने वाली कई संधियां हुई, जिसपे चर्चाएं होती रहीं। फिर सन 1983 में महासभा द्वारा स्थापित पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग ने एक नए प्रकार की समझबूझ और एक नए प्रकार के विकास की जरूरत के लिए प्रति एक तात्कालिक भावना की वृद्धि की। इसमें आर्थिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण के संस्थानों को संरक्षित करने के लिए भी कुछ पहल थी जिसको सम्मिलित किया गया और उस पर कार्य बहुत तेजी के साथ शुरू किए गए। सन 1987 की में एक रिपोर्ट आई जिसमें टिकाऊ विकास की अवधारणा को बल दिया गया। ये वो दशक था जो 80 का दशक था, ये पर्यावरण के लिए चिंताओं का विषय था। ये वो विषय था जब संसाधनों का जब हम उपयोग कर रहे थे, उसके साथ साथ जो पर्यावरण की समस्याएं जो शुरू हो रही थी वो उसका एक प्रारंभिक दौर था। उसके बाद फिर पृथ्वी का शिखर सम्मेलन हुआ जो बड़ा एक मशहूर रहा। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में सहमति हुई कि एजेंडा किसके लिए अधिकांश धन प्रत्येक देश के सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र से आएगा, यानी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो जो व्यवसायिक हैं, जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके द्वारा भी धन लिया जाएगा। उनकी भी एक जिम्मेदारी होगी कि वो पर्यावरण के संरक्षण में और जो भी समस्या है उसके समाधान के रूप में एक वो मदद करें। तो ये मदद आर्थिक रूप से होगी और कुछ उसके पास इक्विपमेंट्स होंगे जिस पे वो काम करेंगे। सन 1991 के प्रारंभ में एवं 1994 में पुनर्गठित वैश्विक पर्यावरण सुविधा, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, शॉर्ट में कह सकते हैं जेफ, वो इन विधियों को व्यवस्थित ढंग से देने का कार्य सौंपा गया। ये कार्य 2 बार हुआ। यूएनईपी के द्वारा प्रायोजित वार्ता के फलस्वरूप 1993 में 110 देशों की सरकारों द्वारा एक वैश्विक कार्यक्रम की स्वीकृति संभव हुई। यह थी धरती आधारित गतिविधियों से समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए वैश्विक कार्य योजना। जो धरती का कार्य था उस पर भी काफी काम चल रहा था, और साथ साथ जो काम चल रहा था वो समुद्र में भी चल रहा था, क्योंकि जो तेल का व्यापार था वो समुद्र के रास्ते से होता था। और अक्सर हम देखते थे कि समुद्र में किसी शिप का या उसका वो अगर डूब जाता था तो जो उसका तेल फैलता था वो काफी बड़े एक समुद्र के भाग को कवर कर लिया करता था, और उसमें जो समुद्री जीव थी
उनकी मृत्यु हो जाती थी और ये पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो पर्यावरण का जो संतुलन है, वो उससे डिस्टर्ब हो जाता था। इसके पहले अगर हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो व्यवस्था है, इसमें 1949 में लेक्सेक्स सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में इस बात का बल दिया गया था कि प्रकृति के उपकरण एक नैसर्गिक विपत्ति के रूप में है, जिन्हें शीघ्रता से नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं, प्रकृति में जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं, ये नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं या वृक्ष हैं, इनको बनने में एक बड़ा समय लगता है। पेड़ को बनने में दशक लग जाते हैं, पहाड़ों को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, ऐसी खदानें बनने में भी हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो एक बड़ा इसकी एक हमारी जिम्मेदारी भी है कि इनको हम शीघ्रता से नष्ट नहीं करना चाहिए। 1949 का जो लेक्सेस सम्मेलन है, उसमें इस बात को तय किया गया था। इसी के तारतम्य बैठाते हुए आगे फिर जब घटनाक्रम चला, तो मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ 1968 से 1972 के बीच में का ये दौर था, जिसमें मानव पर्यावरण की क्षति को सीमित करने तथा मानव की प्राकृतिक परिस्थितियों के संरक्षण और सुधार के लिए योजनाएं बनाई गई। जीव रक्षण, मानव निर्मित प्रदूषकों से प्रदूषण नियंत्रण, नगर के ऊपर मानव बस्तियों के लिए सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए उपायों और के इन सब चीजों के ऊपर लगभग 100 से अधिक सिफारिशें की गई। ये पूरा इसमें एक वो पैटर्न बनाया गया कि किस तरह से आगे हमें चलना है। इसमें एक कार्रवाई योजना को भी स्वीकृति दी गई थी। पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विकास की आवश्यकता अगर हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा आज महसूस की जा रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन में जो हुआ था उस पर चर्चा करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन ने पर्यावरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास की नींव डाली थी। इसके बाद जो रियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, ये भी बहुत एक मशहूर सम्मेलन है, उल्लेखनीय है। रियो पृथ्वी सम्मेलन के निर्णयों के आधार पर पर्यावरण विकास के साथ सामान्य जीवन भी प्रभावित होने की संभावना है, ऐसे वहां पर माना गया था। अब भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में पर्यावरणीय प्रश्नों के समाधान के जनमार्ग को ही अपनाया गया है कि जनता को जागरूक किया जाए, जनता जागरूक हो और वो उसको पर्यावरण के संरक्षण को अपने हाथों में ले। इस कार्य के लिए जनता की भागीदारी, उसकी दिलचस्पी, उसकी सजग चेतना को अधिक प्राथमिकता दी गई। भारत में प्रकृति की रक्षा का दायित्व जनश्रुतियों से ही दीर्घकाल से चला आ रहा है। भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो सनातनी परंपराएं हैं, ये बहुत ही रिच रही है। इसमें हमारी परंपरा ही प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती रही है, चाहे वृक्षों का पूजन रहा हो, चाहे तुलसी का पूजन है या पीपल का पूजन है या बाकी चीजों को हम देखें तो पर्यावरण संरक्षण में जीवों का संरक्षण भी हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। हमारे किसी देवता के का वाहन अगर चूहा है तो वो इसीलिए दिखाया जाता है कि हम लोग चूहे का संरक्षण करें या और जानवरों का संरक्षण करें। तो ये पूरा जो भारत का जो परंपरा है उसमें ये पर्यावरण संरक्षण एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। और जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति का हम उदाहरण देते हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि मानव को पौधों और जानवरों की रक्षा करनी चाहिए। अब अगर आजादी के समय का दौर देखें तो स्वतंत्रता के पूर्व भी भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक कानून बनाए गए। आजादी से पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार वन अधिनियम 1927 द्वारा पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई थी। इसके पश्चात इंडियन फिशरीज एक्ट बना, ये 1897 में बनाया गया था। विषय अधिनियम का निर्माण हुआ, ये 1919 का दौर था। उसके बाद इंडियन वायलर्स एक्ट बनाया गया, ये 1923 में बनाया गया था। मैसूर डिस्ट्रिक्ट एंड पोस्ट एक्ट 1917 में बनाया गया। बिहार वेस्टलैंड्स एक्ट 1946 में बनाया गया। तो आजादी के पहले भी भारत में जो पर्यावरण का संरक्षण उस पर काफी कानूनी कार्य होता रहा था और कानून उस पर पारित होते रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर देखें तो भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न उपबंधों को संविधान में भी स्थान दे दिया गया। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकारों, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों, मूल कर्तव्यों के रूप में हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसका अगर हम निचोड़ निकालते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण ही है। अगर संविधान का अनुच्छेद 51 को हम देखें तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन करे, जीव और प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। जब पर्यावरण की रक्षा होगी, जीव और प्राणियों के प्रति दया का भाव रखेंगे तो ये हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये पर्यावरण है, ये स्वतः ही ठीक हो जाएगा। अगर इसको आगे और थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं तो देखते हैं कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों ही चीजों को सम्मिलित किया गया है। इस अनुच्छेद में जिस कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, लेकिन उसकी पूर्ति तभी संभव है जब पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे, किसी प्रकार का प्रदूषण रहे, हम एक साफ सुथरे माहौल में रहे। भारत के संसद के बारे में बात करते हैं तो संसद ने इसी भावना से प्रेरित होकर अनुच्छेद 253 की शक्ति से वायु प्रदूषण अधिनियम 1981,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। 1981 और 1986 के दो अधिनियम, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, 1980 का दशक था जब पर्यावरण की चिंताएं एक वैश्विक स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई देने लगी थी। भारत भी अंतर्राष्ट्रीय जो रूपरेखा थी, जो कार्यकलाप थे, उसके हिसाब से चल रहा था और उसमें पूरा सहयोग कर रहा था। अब भारत में अगर कानूनी उसको देखें तो भारत में जो कानूनी पक्ष है, जैसे भारत में जो कानून की जो सबसे बड़ी किताब है वो भारतीय दंड संहिता है। इसको भारतीय दंड संहिता 1860 कहा जाता है। इसमें अध्याय 14 में लोक स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधा, शिष्टता, सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में काफी कुछ उपबंध दिए गए हैं। इसमें अगर कोई इसको नहीं मानता है तो इसमें 6 मास का कारावास, जुर्माना या दोनों की व्यवस्था तक की गई है। अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता, जिसको कि अंग्रेजी में सीआरपीसी कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, ये 1973 में इसका निर्माण हुआ था। इसके अध्याय 10 में लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए उपबंध दिए गए हैं। इसमें धारा 133 से 144 तक जो भी जिक्र है वो लोक न्यूसेंस का जिक्र है, और ये लोक न्यूसेंस का जो पूरा एक जो जिक्र है, ये सब पूरा पर्यावरण के ऊपर आता है। अगर कहीं पर भी कोई व्यक्ति इस तरह के कोई अपराध करता है तो वो एक तरह से पर्यावरण को नुकसान कर पहुंचाता है और वो पर्यावरण के ऊपर ही निकल के आता है। पर्यावरण संरक्षण के उपबंध भारतीय दंड संहिता में भी है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारी सीआरपीसी में भी है। अब कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए बड़ा समझना आवश्यक हो जाते हैं कि जैसे सन 1980 की बात करते हैं। सन 1980 में स्थापित भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण देश के वनस्पतिक संसाधनों का सर्वेक्षण करता है, उनकी पहचान करता है। कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। ऐसे 1916 में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का गठन हुआ। ये देश के जीव जंतुओं से संबंधित सर्वेक्षण और सूचीकरण का कार्य करता है। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता में है। सन 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण स्थापित किया गया। ये संगठन देश के लिए विषय केंद्रित नक्शे पर हर 10 वर्ष बाद तथा पेड़ पौधों पर केंद्रित नक्शे 2 वर्ष में ये बनाता है, उसके ऊपर ही कार्य करता है। इसका मुख्यालय देहरादून में है। बेंगलुरु, कलकत्ता, नागपुर, शिमला में क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके मौजूद हैं। वन रिपोर्ट के अनुसार सन 2003 में देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 23% जो भाग है, 23% जो है वो जंगल था, 23%, और ये बड़ा एक भाग था। ऐसी भारत की वन नीति एवं अन्य कानूनों को प्रथम बार सन 1894 में संशोधित किया गया। संशोधित वन नीति 1988 में बनाई गई। वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए इसमें प्रमुख रूप से कहा गया। बार बार मैं कह रहा हूँ कि 1980 का जो दशक था वो पर्यावरण संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा महत्वपूर्ण था। यहाँ पर चिंताएं की गई, कानून बनाए गए और उन कानून के अनुपालन के लिए एक अच्छा प्रबंध किया गया। सन 1990 और 1998 में इसी जो अभी कानून था ये कि वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास का कानून, इसको फिर से संशोधित किया गया। जैसा कि समय की मांग होती है, संशोधन होते रहते हैं। राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना के बारे में भी जिक्र आवश्यक है, क्योंकि ये वन जीव संरक्षण के लिए कार्यनीति एवं कार्यरेखा की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन जीवन बोर्ड वन जीवन संरक्षण की अनेक योजना के क्रियान्वयन, निगरानी, निर्देश करने वाला ये एक शीर्ष निकाय है। प्रधानमंत्री भारतीय वन जीवन बोर्ड के एक पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। इको मार्क भी एक किसी तरह का एक विषय है जो उपभोक्ता न्याय करता है, पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है। सन 1992 से इको मार्क के लिए पे काम किया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो पूरा पर्यावरण संरक्षण के जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, संवैधानिक और जो विधिक तत्व हैं, इनके बारे में बात करती हैं। अब जो पूरा भी विषय हम लोगों ने रखा है, इसको अगर हम संक्षेप में बात करें तो पर्यावरण कानून की अगर बात की जाए संक्षेप में, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सन 1972 में देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। भारत में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम सन 1981 में बनाया गया। वन संरक्षण अधिनियम का आरंभ सन 1980 में किया गया। वायु प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण का कानून सन 1981 में बनाया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का गठन सन 1986 में किया गया। 4 अध्याय और 26 धाराओं में इसको विभाजित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम की किसी भी व्यवस्था को प्रथम बार तोड़ने पर 5 वर्ष की कैद अथवा 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में भारतीय नागरिक सीधे ही पर्यावरण संबंधी कोई भी विवाद दायर कर सकते हैं। 42वें संशोधन जो संविधान में किया गया था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण संबंधी कुछ प्रावधानों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति की उस गतिविधि से सुरक्षा करता है जिससे उसकी जीव, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
48A में सरकार पर्यावरण संरक्षण और सुधार करने हेतु बाध्य है, बाई फोर्स सरकार बाध्य है कि वो कार्य करेगी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51A(g) के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण हर नागरिक का मूल कर्तव्य माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून लुप्त हो रही प्रजातियों से संबंधित बनाए गए हैं और इसमें भी काफी कुछ कार्य होता रहा है। इसी तरह से जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण उपकर संशोधन बिल 1991 में कुछ चीजें परिवर्तन किया गया, जो पिछले बने अधिनियम में उद्योगों द्वारा जल उपयोग पर अधिक उपकर की व्यवस्था के द्वारा का संशोधन था। ये पुराना कानून था, इसमें नया संशोधन कर दिया गया था। भारत में जल प्रदूषण संबंधी प्रथम अधिनियम और न्यूसेंस जो मुंबई एवं कोलकाता, उस समय मुंबई कोलकाता प्रमुख थे, उसका अधिनियम 1893 में बनाया गया था। इसी तरह से जनहितवाद के अंतर्गत परिस्थिति संतुलन के लिए दूनधारी खनन केस का भारत उच्च न्यायालय ने जनता के हित में निर्णय दिया था। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 का संशोधन 1978 में किया गया। अब ये सारी चीजें इस तरह की हैं कि जो पर्यावरण की चीजों पे राष्ट्रीय स्तर पे काम हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम हो रहे हैं, वैश्विक स्तर पे काम हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो टीम है वो काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इसका पूरा एक हम निचोड़ देखते हैं तो निचोड़ हमारे अपने हाथ में है। सिर्फ कानूनों के बनाने के द्वारा पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता है। हमें अपनी परंपराओं पे चलना पड़ेगा और अपने आप का जो हमारा जो वैश्विक परिदृश्य में जो भारत की जो सनातनी परंपरा है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि सनातन परंपरा के अंतर्गत जो वेदों का एक श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इसमें इसके जो पालन है इसमें पर्यावरण का संपूर्ण संरक्षण अंतर्निहित है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ जो हमारी परंपराएं हैं